Good morning, students. Myself, Dr. Vishal Gupta, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज हम एक नए टॉपिक पर स्टडी करेंगे। जिस टॉपिक को हम लोग स्टडी करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी टॉपिक में हम क्या चीज आज डिस्कस करने वाले हैं? सीयूईटी, जो एक एंट्रेंस टेस्ट है बैचलर डिग्री में, किसी भी यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री में एडमिशन के लिए उसके 2024 में आए हुए क्वेश्चंस को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है। आप लोगों के लिए ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है, फोन नंबर। किसी भी तरीके की कोई डाउट्स, कोई परेशानी आपको आती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बेसिकली प्रोबेबिलिटी से मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी एक होती है एक अंदाजा। ठीक है, अंदाजा। अगर हम इसको हिंदी में समझें तो इसका अर्थ होता है एक आइडिया, एक अंदाजा कि आज जैसे आपने किसी दिन बादल गड़गड़ाने लगते हैं। ठीक है, काले बादल आसमान पे छा जाते हैं। तो बारिश आने की कितने चांस हैं, कितनी अंदाजे से आप कितना कह सकते हो कि बारिश आने वाली है? तो उसकी वही उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से आप कहीं पे जाएंगे, जैसे आपको मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो उसमें जाने में कितना टाइम लग जाएगा, उसके एक आप गैस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि मुझे इतना टाइम लग जाएगा, तो उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी अंदाजे से मुझे 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गया क्या होता है? बेसिकली अंदाजा हो। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अंदाजे से जो भी बात कही जाती है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने मुझे आपको बतानी है, नंबर 1, कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, जो आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो हमेशा आपकी 0 और 1 के बीच में पड़ेगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। 0 तब होती है जब कोई प्रोबेबिलिटी जिसकी इम्पॉसिबल है, वो काम हो ही नहीं सकता। ठीक है। और 1 तब होती है जब वो 100% वो काम पॉसिबल। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि सूरज पश्चिम से निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका पॉसिबल चांस कितने हैं कि सूरज पश्चिम से निकलेगा? 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। अगर मैं कहूं सूरज पूरब से निकलता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100% है। क्यों है 100%? क्योंकि सूरज पूरब से ही निकलता है, ये वेल एंड ट्रूथ है, और ये कभी बदलेगा नहीं। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आई होप आप लोगों को पता होगी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या? अगर हमें किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसकी डेफिनेशन होती है फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ठीक है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ये फेवरेबल केसेस कैसे निकलते हैं और टोटल केस कैसे निकलते हैं, आइए हम क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। थोड़े से, क्योंकि ये एंट्रेंस में आए हुए आने वाले क्वेश्चंस हैं तो थोड़े से इन्होंने स्टैंडर्ड हाई रखा हुआ है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सीयूईटी में 2024 में आया हुआ है। ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ए डाई इज रोल्ड थ्राइस। इस लाइन का मतलब क्या है? डाई आप समझते हैं ना, जब आप लूडो खेलते हैं तो लूडो खेलते वक्त एक गोटी होती है जिसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं। उसको आप थ्रो करते हो, फिर उसके बाद आप लूडो खेलते हो। तो उसी को हम इंग्लिश में डाई कहते हैं। उसी डाई को 3 बार फेंका जाता है। रोल्ड मतलब फेंका जाता है। एक डाई को हम 3 बार फेंकते हैं। 3 बार फेंकते हैं मतलब 3 बार उछालते हैं, 3 बार रोल करते हैं। तो आगे क्या लिखा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 इन फर्स्ट सेकेंड थ्रो ऑफ डाइस। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड थ्रो में 4 से ज्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी उसने कहा है। कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि फर्स्ट और सेकेंड थ्रो में 4 से ज्यादा नंबर आए, एंड नंबर लेस देन 4 इन द थर्ड थ्रो। तो आप समझ में आ गया आपको? जब हमने किसी डाइस को फेंका, उछाला,
तो पहले थ्रो में आना चाहिए नंबर 4 से ज्यादा। 4 से ज्यादा नंबर कौन से होते हैं? 5 और 6। ठीक है। सेकंड थ्रो जब हमने किया तब भी हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है कि क्या आनी चाहिए? 4 से ज्यादा, यानी कि 5 और 6। और थर्ड बार जब हमने उछाला तो आने चाहिए 4 से कम। तो 4 से कम कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3। समझ में आ गया आपको? उसने मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ समझाने के लिए। थ्रो में वो चाहता है फर्स्ट थ्रो में आए ग्रेटर देन 4। ठीक है। ग्रेटर देन 4, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो। ग्रेटर देन 4। अब डाइस पे ग्रेटर देन 4 का से कौन कौन से नंबर होते हैं? सिर्फ 5 और 6। सेकंड थ्रो में भी क्या कह रहा है वो? सेकंड थ्रो में भी वो कह रहा है ग्रेटर देन 4, यानी कि ग्रेटर देन 4। क्या कहना चाह रहा है? 5 और 6। पहली बार हमने उछाला तो उस पे नंबर आए 5, 6। दूसरी बार हमने उछाला तो उस पे नंबर आए 5, 6। एंड थर्ड थ्रो में वो क्या कह रहा है? थर्ड थ्रो में आए लेस देन 4। ठीक है। क्या है? लेस देन 4। दैट इज लेस देन 4 के लिए क्या हुआ? 1, 2, 3। ठीक है। एक डाइस को उछालने पे हमारे पास 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए। इतना आपको क्लियर हो गया? अब टोटल केस देख लो। टोटल केस कितने हैं? टोटल केस, एक डाइस को जब आप उछालते हो तो उस पर कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी है? 6। तो अगर हम इसके लिए करें, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? इसकी प्रोबेबिलिटी को अगर हम 1 कह दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 होगी, यानी प्रोबेबिलिटी P1 का मतलब क्या है? जब हमने डाइस को पहली बार उछाला और पहली बार उछालने के बाद नंबर ग्रेटर देन 4 आया, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है? ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे टोटल केसेस। टोटल कितने हैं? 6। दैट मीन्स ये कितना आ गया? 1/। इसी तरीके से इस केस के लिए P2 कितना हो जाएगा? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल कितने केस हैं? ये रे 5 और 6। नंबर ऑफ केस देखने हैं, नंबर ऑफ केस वो कितने हैं? 2। नीचे 6 इज इक्वल टू 1/3। इसके लिए अगर हम निकालें तो P3 अगर मैं इसको डिनोट करूं तो ऊपर कितना आएगा? फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब आप देखो, लेस देन 4 की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। 1, 2, 3, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है? 3 है। नीचे टोटल कितने केस हैं? 6। तो दिस इज इक्वल टू 1/2। तो पहली बार अगर हमने डाइस को उछाला और उस पे नंबर 4 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। दूसरी बार उछालने पर 4 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। और तीसरी बार उछालने पर 4 से कम आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब उसने तीनों को कंबाइन करके पूछा। ठीक है। तो तीनों की कंबाइन के लिए क्या करेंगे? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, P1, P2, P3। यानी ये क्या आ जाएगा? 1/3 क्रॉस 1/3 क्रॉस 1/2। यानी कि ये हो गया हमारा 1/18। ये हमारा आंसर हो गया और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। ठीक है। डी हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको? इन तीनों की P1, P2, P3 की। ठीक है। इन तीनों की हमने क्यों किए ब्रो? मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास 1/3, 1/3 और 1/2, ये तीनों के तीनों जो इवेंट हैं ये इंडिपेंडेंट। ठीक।
चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो CUET में 2024 में आया हुआ था, वो क्या कहता है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियस। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक ही डाइस को 3 बार उछाला गया। इस बार दो डाइस है हमारे पास, उनको एक साथ उछाला जाता है। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक ही डाई थी और उसको 3 बार एक एक करके उछाला गया। इस बार सिचुएशन क्या है, इस बार सिचुएशन है दो डाइस हैं और उनको एक साथ हम उछालते हैं। इफ x डिनोट द नंबर ऑफ फोर्स, देन एक्सपेक्टेशंस ऑफ x विल बी। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ x, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ x का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वो होता है समेशन इंटू पी, प्रोबेबिलिटी इंटू आपका नंबर्स। चलिए मैं समझाता हूँ आपको कैसे। फिलहाल आप ये समझिए, दो डाइस को एक साथ उछाला जाता है। इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ फोर्स, एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ फोर्स को। तो जब दो डाइस हम एक साथ उछालते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होती है फोर आने की। या तो ये पॉसिबल है, केस नंबर वन क्या है, कि दोनों ही डाइस पे फोर ना आए। केस नंबर टू क्या है, पहले डाइस पे फोर आ जाए, दूसरे डाइस पे फोर ना आए। एंड और कौन सी है, दूसरे डाइस पे फोर आ जाए, पहले डाइस पे फोर ना आए। और थर्ड पॉसिबिलिटी है दोनों पर फोर आ जाए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मान लो ये डाइस है वन, ये डाइस है टू। ठीक है, दोनों डाइस है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, इस पे भी फोर नहीं आ रहा, इस पे भी फोर नहीं आ रहा है। एक पॉसिबिलिटी हमारी ये। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारी, कि इस पे फोर आ जाए और इस पे फोर ना आए। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है हमारी, इस पे फोर ना आए और इस पे फोर आ जाए। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, कि दोनों ही डाइस पे हमारा फोर आ जाए। तो इन चारों को हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालने पर जो भी आएगा उनको हम फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ फोर्स। तो एक्स मान लो हमने क्या है यहाँ पर, एक्स हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ फोर्स ऑन डाइस, डाइस पर नंबर ऑफ फोर्स। तो एक्स की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इज इक्वल टू जीरो और वन और टू। या तो दोनों ही डाइस पे जीरो नहीं आएगा, फोर नहीं आएगा, या किसी एक डाइस पे फोर आएगा दूसरे, और या फिर दोनों ही डाइस पे फोर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है जब x इज इक्वल टू जीरो, यानी कि दोनों ही डाइस पे फोर नहीं आता है। अगर दोनों ही डाइस पे फोर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, वो पहले वाले डाइस के बारे में बात करें। कंडीशन याद रखना, दोनों ही डाइस पे फोर नहीं आ रहा है। तो अगर पहले डाइस पे फोर नहीं आ रहा है, पहले डाइस पे अगर फोर नहीं आता है तो क्या आएगा, वन टू थ्री, फोर नहीं आएगा, बस फाइव सिक्स। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आ गई उसकी पहले डाइस की, फाइव पॉसिबिलिटीज। ठीक है, फोर नहीं आने की जगह क्या आ सकता है, वन टू थ्री फाइव और सिक्स, ये पांचों में से कुछ भी आ जाए, बस फोर ना आए। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया, फाइव, और नीचे टोटल केसेस हो गए सिक्स। ठीक, पहले डाइस का काम हो गया। दूसरे डाइस में भी सेम है कि उसमें फोर ना आए। तो फोर ना आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, फोर फाइव। क्योंकि कैसे, कि फोर ना आए, क्या आ जाए, वन आ जाए, टू आ जाए, थ्री आ जाए, फाइव आ जाए, सिक्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस फोर ना आए। और अपॉन सिक्स, दोनों डाइस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 25/36। समझ गए ना आप लोग। एक डाइस पे पॉसिबिलिटी क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बस यही चीज है। इन्हीं में से कुछ आएगा एक डाइस पर। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है किसी एक डाइस पे वन आ जाए, फोर आ जाए। ठीक है, ये हमारी डाइस है वन D1, और ये हमारी डाइस है D2। इसमें भी क्या पॉसिबिलिटी है, देखो यहाँ पर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब हम क्या कह रहे हैं, कि D1 पे फोर आ जाए और D2 पे फोर ना आए। अगर D1 पे फोर आ गया तो फोर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, सिर्फ एक, वन। D1 पे फोर आ जाए, इस पे फोर आ जाए और इस पे फोर ना आए,
इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/6। ठीक है, D1 के लिए कितना हो गया? 1/6। क्यों? क्योंकि 4 आने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि 4 आ जाए। मल्टीप्लाई D2 के लिए कितना हो गया? 5/6। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 4 के अलावा कितने नंबर हैं यहाँ पर? 3 ये हैं और 2 ये हैं, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 5। फिर इतना काम हो गया हमारा। अब केस ये भी है कि मान लो D1 पे 4 ना आए और D2 पे 4 आ जाए। उस केस में क्या होगा? उस केस में यहाँ पर आ जाएगा D1 के लिए प्रोबेबिलिटी 5/6 मल्टीप्लाई, और D2 के लिए 1/6। समझ गए? एक बार हमने क्या लिया? D1 पे 4 आ जाए, D2 पे ना आए। दूसरी बार हमने क्या लिया? D2 पे आ जाए, D1 पे ना आए। अब क्योंकि इन दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, 4 या तो D1 पे आएगा या D2 पे आएगा। ठीक है, हम यही कंसीडर कर रहे हैं। या तो ये पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में प्लस हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 5/36 प्लस 5/36 इज इक्वल टू 10/36। ठीक है, समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए। प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर किया हुआ है, फोन नंबर, उस पर आप डिस्कस कर सकते हो। इफ p इज x इक्वल टू 2। अब देखो x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? दोनों ही डाइस पे 4 आ जाए। पहला डाइस हमने उछाला, उस पर भी 4 आ जाए, दूसरा आ जाए उछाला, उस पर भी 4 आ जाए। तो पहले पे 4 आने की क्या है? 1/6। क्यों? क्योंकि 4 तो एक ही है। फेवरेबल केसेस कितने हैं उसके 4 आने के? एक ही है कि 4 ही आ जाए। तो ऊपर 4 नीचे 6 इंटू 1/6 इज इक्वल टू हो गया 1/36। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें कहा जाए कि x डिनोट द नंबर ऑफ फोर्स और एक्सपेक्टेशंस पूछे, तो आप सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि x इक्वल टू 0 1 2 3 4 जो भी पॉसिबल है वो सब आप चेक करें। अब उसने पूछा है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, उसने पूछा है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस हमेशा याद रखना वो होता है नंबर, यानी कि x समेशन, ये समेशन का साइन है, x इंटू पी। x क्या है? x है हमारा ये 0 1 और 2, ये हमारे x की वैल्यूज हैं। और p क्या है? p हमारा ये और ये तीनों हमारे p है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा? ये है मल्टीप्लीकेशन x और p का। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है x इंटू पी प्लस एक्स इंटू पी प्लस एक्स इंटू पी। ये हम निकालेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा फॉर्मूला है। इसके लिए हम क्या करेंगे? 0 इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 3/36। समझ में आ गया ना? ये हमने क्या लिया है? 1 कहाँ से आया? ड्रॉ करके मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो 1 आया आपका, वो 1 ये है, यहां से हमारा ये 1 आया। और ये जो 2 है हमारा, ये 2 इससे आया। इसी तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर ये 3 नहीं, ये 1 आएगा, 1/36। ठीक है, समझ में आ गया? ये 1/36, ये 1/36 है। 2 के साथ वाला 2 के साथ है, 1 के साथ वाला 1 के साथ। इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10/36 प्लस 2/36, यानी कि 12/36, यानी 1/3। 1/3 कौन सा आंसर हुआ? सो बी हमारा आंसर होगा।
तो समझ में आ गया। एक्सपेक्टेशंस में जब भी वो पूछे, एक्सपेक्टेशंस होता है पॉसिबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है। फोर आने की पॉसिबिलिटी क्या है? जीरो, यानी किसी पे भी फोर ना आए। वन, या किसी एक पे फोर आ जाए। और टू, दोनों पे ही फोर आ जाए। तो ये क्या है? एक्स, पॉसिबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी। उन पॉसिबिलिटी की क्या प्रोबेबिलिटी, ये एक्सपेक्टेशंस का फॉर्मूला होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उसने क्या दिया है? लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू प्ले ड्यूरिंग ए रैंडम सेलेक्टेड डे। एक्स क्या है? एक नंबर, नंबर ऑफ घंटे हैं जो आप खेलते हैं एक पर्टिकुलर दिन में। इसी पर्टिकुलर दिन में आप जितने घंटे खेलते हैं वो एक्स से डिनोट किया गया है। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स कैन टेक वैल्यू एक्स हैज द फॉलोइंग फॉर्म। ये उसने हमें प्रोबेबिलिटी दे दी है। ठीक है। वेयर सी इज सम कांस्टेंट, सी कोई कांस्टेंट है। मैच द लिस्ट, तो उसने कहा है लिस्ट को मैच करो। उसने क्या बताया? ये वाला स्मॉल एक्स है, ये कैपिटल एक्स। ठीक है, ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स। तो एक्स डिनोट क्या करता है? एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ आवर्स। उसने क्लियरली कहा है कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो प्रोबेबिलिटी ये है। वन और टू के लिए प्रोबेबिलिटी ये है, थ्री और फोर के लिए प्रोबेबिलिटी ये है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी जीरो। ठीक है। अब उसने कहा कि मैच करो, कि मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, इसको इससे मैच करो। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसने कहा है कि सी की वैल्यू बताओ। सी की वैल्यू हमें बतानी है। हमेशा याद रखना एक चीज। ठीक है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ये हमारा आगे का क्वेश्चन है कि मैच करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला ये है समेशन एक्स इंटू पी, समेशन पी आई, जो प्रोबेबिलिटी है समेशन ऑफ पी एक्स आई इज इक्वल टू वन। ये हमेशा वन होता है। समझ में आया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो उसने हमें ये प्रोबेबिलिटी दी है ना, ये वाली प्रोबेबिलिटी, कि जीरो पर ये है प्रोबेबिलिटी, उस पर ये है। बेसिकली इसको अगर मैं, अगर डिनोट करना चाहूं तो ऐसे भी तो डिनोट कर सकता हूँ। देखो, अगर मैं इसे टेबल के रूप में, ये आपने इस देखा होगा अपने क्लास में जब आपने क्वेश्चंस करे होंगे तो आपने यही देखा होगा इस तरीके से। बस उन्होंने लिखने का तरीका बदल दिया। कैपिटल एक्स की वैल्यू अगर जीरो, तो इसकी वैल्यू 0.1। इसकी वैल्यू अगर वन, तो ये सी एक्स। इसकी वैल्यू अगर टू, तो इसकी वैल्यू सी एक्स। इसकी वैल्यू अगर थ्री, तो ये है सी इंटू फाइव माइनस एक्स। सिमिलरली वैल्यू अगर फोर है तो भी सी इंटू फाइव माइनस एक्स। और ग्रेटर देन फोर के लिए इसकी वैल्यू जीरो है। तो आपने देखा होगा कि आपको बताया होगा क्लास में कि ये जितनी भी वैल्यूज होती है ना, जीरो से लेके इन्फिनेटिव तक की, इनको अगर हम सम कर दें तो इसकी वैल्यू मस्ट बी वन। तो उसी का हम यूज करेंगे। क्या? 0.1, इस सबको हम ऐड कर देंगे। 0.1 प्लस सी एक्स प्लस, ये सब के सबको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई हमारी? इनमें वैल्यूज रख दो। अब अगर मैं जीरो रखता हूं तो इसकी कितनी हुई? 0.1। अब ये x की वैल्यू क्या है? वन है यहाँ पर, तो ये कितना हुआ? c। यहाँ x रख देंगे। x की वैल्यू कितनी है? टू, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 2c। यहाँ पर थ्री रख देंगे x की जगह, तो ये कितना हो जाएगा? 5 - 2 3c। और ये कितना हो जाएगा? आपको फोर रखोगे तो c, और यहाँ पर जीरो। इन सबको ऐड कर दो। ये क्या है? हमारी प्रोबेबिलिटी है p ऑफ x। तब जब ये वैल्यूज हमने रख दी, तो इन सबको अब हम ऐड कर देंगे। 0.1c, 2c, 3c, c और वन को थ्री रखने पे भी, सॉरी यहाँ पर थ्री रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2c।
समझ गए आप लोग क्या मैं इसमें कहा गया है? दोबारा से समझाएं। आई होप समझ गए होंगे। मैंने टेबल जो ऊपर बनाई है वो एक बार और आपके लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर हमने x की वैल्यू रखी, यहाँ पर हमने पी एक्स की वैल्यू रखी। ये क्या है? x इक्वल टू एक्स, उसकी वैल्यू 1 2 0 1 2 3 1 2 3 4 और एक ये 5। ठीक है, तो वैल्यूज क्या है यहाँ पर? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ग्रेटर देन 4। 0 पे वैल्यू है इसकी 0.1, 1 पे वैल्यू सी, 2c, 2c, सी एंड 0। ये हमारे पास वैल्यूज आ रही है। ठीक है, कहाँ से आई ये वैल्यूज? देखो ये रही, ये मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखाई। बस इन्हीं वैल्यूज को मैंने वहां पर लिखा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन कहता है इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अनुसार इन सबका जो सम होगा वो मस्ट बी 1 होगा। तो हम क्या करेंगे? 0.1 प्लस सी प्लस 2c प्लस 2c प्लस सी प्लस 0 इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ? सी 2 2 4 5 6 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ गया 6c इज इक्वल टू 1 - 0.9, सॉरी 0.1। तो ये हो गया 6c इज इक्वल टू 0.9। ठीक, तो यहां से आ गया c इज इक्वल टू 0.9/6, डिवाइड करेंगे तो 0.15। तो सी की वैल्यू निकल के आ गई 0.15। अब आप आंसर में देखो, सी किससे की वैल्यू क्या है? 0.15। कहाँ है 0.15? ये रहा। ठीक है, तो हमारा ये किससे कनेक्टेड है? इससे A4 से कनेक्टेड है। यानी ये वाला पार्ट जो है ये किससे कनेक्टेड है? 4 से कनेक्टेड है। A4 वाले कौन कौन से हैं? A4 वाला ये है, ये नहीं है A4, ये नहीं है A4, ये नहीं है। तो बस इतना ही देखते ही आपको पता चल गया कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है और इसमें आप आंसर लगाओ और आपका आगे बढ़ो। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसको आगे सॉल्व नहीं करना आपको। आपको पता चल गया A का 4 है, आगे बढ़ो अपना। आगे और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल नॉलेज के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा फाइनल हो गया। ए जा रहा है किसकी तरफ? 4 की तरफ। अब हम चेक करेंगे बी के लिए, फिर सी के लिए और फिर डी के लिए। ये इनके लिए सीखते हैं कैसे। बी में क्या लिखा है? x < 2। x < 2, x< 2 निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। उसने क्या कहा? प्रोबेबिलिटी निकालो x< 2 के लिए। x< 2 का मतलब क्या है? x देख क्या है? 0 1 और 2, ये तीन पॉसिबिलिटी। तो अब < 1 के लिए हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, इस तरीके से हम निकालेंगे। 0 के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी 0.1 प्लस 1 के लिए कितनी दी हुई है? सी प्लस 2 के लिए कितनी है? 2c। सी की वैल्यू रख दो। सी की वैल्यू कितनी आपने निकाली अभी? ये निकाल रखी सी की वैल्यू, वो यहाँ रख दो। 0.1 प्लस 3c है, तो यहाँ लिख दो 0.1 प्लस 3 × 0.15। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल कम्स टू यू 0.55। तो देखो कौन सा ऑप्शन निकल के आया 0.55 बी में? ये रहा थर्ड वाला। तो बी किससे कनेक्टेड है? थर्ड से कनेक्टेड। अब इसके लिए निकालते हैं सी के लिए। प्रोबेबिलिटी x = 2, फिर प्रोबेबिलिटी x < 2 अब हमें किसके लिए निकालना है? प्रोबेबिलिटी x = 2 के लिए। तो 2 के लिए निकालने का मतलब क्या है? x 2 के लिए निकाल दो। 2 पे कितनी है? x = 2 के लिए ये लिख रही 2c, तो यहाँ लिख दो 2c।
2 × C का हो गया 0.15। 0.15 मतलब आपके पास =2 के लिए ये हो जाएगा आपका 2 × 0.3। ठीक है, 0.3। 0.3 कहाँ है, ये रहा। तो इसके लिए इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, सेकंड पे चला गया। अब डी के लिए देख लो। डी क्या है, >= 2। तो प्रोबेबिलिटी x >= 2। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। 4 से ऊपर के लिए तो जीरो ही है। तो 2 के लिए कितनी है, 2C प्लस 3C प्लस C। तो दिस इज इक्वल टू 6C। ठीक है, 2 के लिए आपका 2C हाँ 6। 2 के लिए हो गई 2C, 3 के लिए हो गई 2C, सॉरी यहाँ पर आएगा 2C प्लस C। तो दिस विल बी कम्स टू यू 5C। C की वैल्यू आपने कितने निकाली, 5 × 0.15। तो दैट विल कम्स टू यू 0.75। तो डी का ऑप्शन किससे मैच कर गया, आपका 0.15 यानी कि आपके फोर्थ से मैच कर गया। सॉरी कितना था, 0.75। उसकी वैल्यू आई थी 0.75 यानी फर्स्ट से मैच करी। तो ये आपका फर्स्ट है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे कैसे इसको किया गया है। ठीक है, देयर आर 2 बैग्स। वहां पर 2 बैग है मेरे पास। ठीक है, बैग हमारे पे क्या है, 2 बैग है, बैग नंबर 1 और बैग नंबर 2। बैग 1 कंटेन 4 white and 6 black balls। तो बैग 1 क्या रखता है, 4 white और 6 black balls रखता है। बैग 2 कंटेन 5 white और 5 black balls। बैग 2 में कितने हैं, 5 white and 5 black balls। ठीक है, ए डाई इज रोल्ड। एक डाई मतलब बैग तो है ही दो, इसके अलावा एक डाई का और इन्वॉल्वमेंट हो गया। ए डाई इज रोल्ड। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, तो ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल्ड किया जाता है। रोल मतलब वही उछाला जाता है। इफ इट शोज द नंबर डिविजिबल बाई 3। अगर ये नंबर, ए डाई हमें दिखाती है कि जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 3 है। डिविजिबल बाई 3 नंबर्स कौन कौन से होते हैं जो डाई पे आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, 3 और 6। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग। बैग 1 से बॉल को लिया जाता है। ठीक है, हमने डाई को उछाला, उछाल करके अगर उस पर नंबर 3 या 6 आता है तो बैग 1 से एक बॉल लेते हैं हम। अदरवाइज हम बैग 2 से बॉल लेते हैं। इफ द बॉल इज नॉट ब्लैक इन कलर। अगर बॉल जो है वो ब्लैक नहीं है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो बैग 2 से नहीं निकाली गई। तो किस में से निकाली गई, वो बैग 1 में से निकाली गई। इसका मतलब ये है। तो उसने क्या पूछा है, ध्यान से समझना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो उसने पूछी है, उसने पूछी है द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। उसने कहा जो एक बॉल हमने निकाली है, यानी ब्लैक बॉल हमने जो निकाली है वो बैग 2 से नहीं निकाली गई, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। इसकी प्रोबेबिलिटी बैग 2 से नहीं निकाली गई मतलब क्या है, कि बैग 1 से निकाली गई। बैग 1 से निकाली गई का मतलब क्या है, फेवरेबल केसेस की ब्लैक। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ब्लैक बॉल फ्रॉम, हमने किससे निकाली है, बैग 1 से। ये हुआ। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। ये तो हो गया फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। टोटल केस क्या हो गया हमारा, ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1
प्लस ब्लैक बॉल, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमने थोड़ा सा कोई यहाँ क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। उसने कहा इफ द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक इन कलर, अगर वो कलर में ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो दो ही कलर है, तो व्हाइट होगा, तो वो क्या होगी, व्हाइट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, व्हाइट, व्हाइट, और यहाँ पर भी आ जाएगा व्हाइट, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका व्हाइट। समझ गए आप सब लोग? तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग टू, उसने क्या करा है, दो बैग है हमारे पास, दो बैग में हमारे पास ब्लैक और व्हाइट बॉल्स है। अब उसने एक डाई ली, एक डाई को उछाला, उछालने के बाद उसमें अगर 3 और 6 आता है, 3 और 6 आता है, तो उसने ब्लैक बैग वन से बॉल निकाली। इसके अलावा कुछ और आता है तो उसने बैग टू से बॉल निकाली। अब वो कह रहा है कि इफ बॉल ड्रॉन, जो बॉल निकाली गई है वो कलर में ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं है तो क्या होगा, व्हाइट होगी। यानी कि व्हाइट बॉल निकालने की बारे में वो बात कर रहा है। आगे क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट ड्रॉन फ्रॉम बैग टू, ये बैग टू से नहीं निकाली गई, व्हाइट बॉल बैग टू से नहीं निकाली गई। अगर वो बैग टू से नहीं निकाली गई तो किससे निकाली गई, बैग वन से निकाली गई, इसका मतलब ये है। तो बैग वन से निकालने की प्रोबेबिलिटी वो हमारे फेवरेबल केसेस में ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में आ गई, इसलिए आ गया व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग वन, व्हाइट बॉल बॉल फ्रॉम बैग वन प्लस व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग टू। अब इसको आप समझेंगे ध्यान से, ठीक है। अब हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग वन, बैग वन से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। बैग वन हम कब चूज करते हैं, जब एक डाइस को उछालने पर उस पर 3 और 6 आ जाए, नंबर डिविजिबल बाय 3, यानी एक डाई को उछालने पर उस पर नंबर 3 और 6 आ जाए। तो किसी डाई को उछालने पर उस पर नंबर 3 और 6 आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी है ऊपर क्या आ जाए, 3 और 6, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज है, और डाई की टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 6। ठीक, समझ में आ गया, डाई को उछालने पर 3 और 6 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/6 इंटू। अब हमने 3 और 6 आने पे क्या करना है, बैग वन सेलेक्ट करना है। अब बैग वन में व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितनी है व्हाइट, 4, अब टोटल कितनी है, 10, तो ये हो जाएगी 4/10। समझ में आ गया? इसी तरीके से नीचे व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग वन के लिए यही आ जाएगा, 2/6 इंटू 4/10 प्लस। अब व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग टू, व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग टू, ध्यान से देना, व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग टू, व्हाइट बॉल पहले बैग टू को सेलेक्ट करेंगे, बैग टू को कब सेलेक्ट करेंगे, जब डाइस पर 3 और 6 ना आए, 3 और 6 ना आए, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए, 1, 2, 4, 5, यानी कि 4/6 इंटू। अब बैक टू से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/10, 5/10। ठीक है, धीरे समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, फिर भी नहीं आएगा तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, उस पर आप डिस्कस करेंगे। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 4/30 पॉन 14/30, दैट इज इक्वल टू 4/14 इज इक्वल टू 2/7। सो आपका आंसर कितना हो गया, सी, सी आपका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन में व्हाइट बॉल हमें निकालनी तो है, लेकिन पहले बैग कौन सा लेना है, कौन सा चूज करना है, उसको डाइस पे डिपेंड कर दिया। और जब डिपेंडेंसी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हमने डाइस उछाला, डाइस उछालने के बाद हमें पता चला, डाइस उछालने की प्रोबेबिलिटी ली, फिर हमें पता चला कौन सा बैग लेना है, उस बैग से व्हाइट बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी ली, उससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सीयूईटी में 2024 में आया हुआ था, बड़ा ही आसान अच्छा सा क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 53 ट्यूसडे इन ए लीप ईयर। सबसे पहले तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। ठीक है, एक दिन ज्यादा होता है इसमें। इसे अगर हम और करें वह तो ये होता है 52 वीक्स प्लस 2 डेज, ये आता है। उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग 53 ट्यूसडेज, 53 ट्यूसडे नहीं पढ़ने चाहिए। यानी कि 52 तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, उन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता क्योंकि पूरे कंप्लीट वीक्स हैं। ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि इसमें जो ये 2 दिन है इनमें ट्यूसडे नहीं पढ़ना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अगर हमारे पास 2 दिन है तो उनकी पॉसिबिलिटीज क्या है? 2 डेज में भी क्या हो सकते हैं? 2 डेज मंडे ट्यूसडे हो जाए, ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाए, वेडनेसडे थर्सडे हो जाए, थर्सडे फ्राइडे हो जाए, फ्राइडे सैटरडे हो जाए, और सैटरडे संडे हो जाए, और इसके अलावा संडे मंडे हो जाए। यही तो पॉसिबिलिटी है। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो इन 2 डेज है इनमें ट्यूसडे नहीं पढ़ना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ट्यूसडे किस में पढ़ रहा है? इसमें पढ़ रहा है। और किस में पढ़ रहा है? इसमें पढ़ रहा है। बाकी किसी में भी ट्यूसडे नहीं पढ़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इन 2 दिन में ट्यूसडे ना पड़े कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 पॉसिबिलिटीज हैं कि ये भी कोई सा भी इन पांचों में से कॉम्बिनेशन पड़ेगा तो ट्यूसडे नहीं पड़ेगा। अपॉन टोटल, टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 7 पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ आ गया 7। तो सो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इसमें भी। तो इस तरीके से आप याद रखना, बस लीप ईयर में क्या याद रखना है? 366 डेज, 52 वीक्स प्लस 2 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लिस्ट वाला आ गया। ए पेयर ऑफ डाइज इज रोल, यानी कि 2 डाइज हम रोल करते हैं, उछालते हैं। इफ द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट, ध्यान देना यहाँ पर वर्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन देम, उन दोनों डाइस पर जो नंबर्स आएंगे वो डिफरेंट है, सेम आने की पॉसिबिलिटी खत्म कर दी। वो पॉसिबिलिटी नहीं है कोई। टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैच लिस्ट वन और लिस्ट टू, इन दोनों को मैच कर। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शंस दिए हैं, इसको हमें यहाँ पर करना है। तो टोटल केस कितने हो गए? जब 2 डाइस को हम उछालते हैं, ठीक है, 2 डाइस को हम उछालते हैं तो क्या होता है? टोटल केसेस कितने मानते हैं हम? 2 डाइस में टोटल केस, टोटल केस हम कितने मानते थे? 36, 36 मानते थे। ठीक है, 2 डाइस को अगर हम उछालें तो जो भी नंबर आते थे वो 36 आते थे, इतना आपको पता है। 36 आने का मतलब क्या है? वन, जैसे वन के साथ वन आ जाए, वन के साथ टू आ जाए, इस तरह 36 पॉसिबिलिटीज है। टोटल केस कितने हो जाते हैं 2 डाइस को उछालने पर? 36। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह दिया? 2 नंबर एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या है? 1 1 वाला केस खत्म, 2 2 वाला केस खत्म, दोनों डाइस पे 3 आ जाए ये केस खत्म, दोनों डाइस पे 4 आ जाए ये खत्म, दोनों डाइस पे 5 आ जाए ये खत्म, दोनों डाइस पे 6 आ जाए ये खत्म। यानी कि टोटल कितने केस खत्म हो गए? 6। तो इस वाले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 30। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सेम आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आया बात? तो यहाँ पर टोटल केसेस 36 ना होकर के 30 हो गए। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन 11।
द सम ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन 11। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, पी प्रोबेबिलिटी उसने हमें क्या निकालने को कहा है, ए में उसने कहा है सम ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 11। यानी कि अब आप सोचो, ग्रेटर देन 11, एक डाइस पे मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी है, पहले डाइस पे 6 आ जाए, दूसरे डाइस पे भी 6 आ जाए, यानी कि दोनों पे ही दोनों का सम 12 आ जाए। सम ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 11, 11 से बड़े सम की क्या पॉसिबिलिटी है भाई, ये डाइस है हमारा D1, ये डाइस है हमारा D2। वन, इस पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इस पे भी 1 2 3 4 5 6। तो मैक्सिमम सम क्या हो सकता है दोनों का, D1 पे मैक्सिमम नंबर 6, D2 पे मैक्सिमम नंबर 6, और दोनों का सम 12। तो दो डाइस उछालने पर उन दोनों डाइस पे जो नंबर आएगा वो मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, उनका सम क्या हो सकता है, 12। तो उन्होंने कहा सम ग्रेटर देन 12, दैट मीन्स वो पूछ रहा है सम इज इक्वल टू 12। दैट मीन्स वो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी कि पहले डाइस पे भी 6 आ जाए और दूसरे डाइस पे भी 6 आ जाए क्या होगी। पहले डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और दूसरे डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, तो ये आपके पास समझ में आ गया, 1/6। अब नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम यही करते, 1/6 1/6। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में उसने पहले ही कहा है कि दोनों डाइस पर सेम नंबर नहीं आ सकता, और ये क्या पूछ रहा है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर यानी 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो वो कितनी हो गई, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि दोनों पे 6 आ जाए, नहीं, तो ये 0/6, 0/6 यानी कि 0। समझ में आया ना। हमारे पास सम इक्वल टू 12 की पॉसिबिलिटी क्या थी कि दोनों पे 6 आ जाए, लेकिन क्वेश्चन ने कहा वो तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 0। 0 हो गए, तो हमारी प्रोबेबिलिटी भी हो गई 0। बी के लिए उसने क्या कहा है, बी के लिए उसने हमसे क्या पूछा, बी पे उसने पूछा द सम ऑफ नंबर्स इज 4 और लेस। ठीक है, जो नंबर्स का सम है वो 4 हो या लेस हो, सम लेस देन इक्वल टू 4। तो वो क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी, भाई मिनिमम क्या हो सकता है। अब आप समझो इस चीज को, सम क्या हो, लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, सम इज इक्वल टू 1 हो जाए, और 2 हो जाए, और 3 हो जाए, और 4 हो जाए। ये उसने हमसे कहा है कि ये पॉसिबिलिटीज हमें बताओ। वन तो सम हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों पे मिनिमम नंबर 1 तो आएगा ही आएगा, तो इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं 1 की। तो 2 की क्या पॉसिबिलिटी है, 2 कब आएगा, 2 तब आएगा जब दोनों पे ही 1 आ जाए, दोनों पे ही 1,1 आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी खत्म, क्योंकि सेम नंबर आ नहीं सकते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, 3 आने की है 1 2 हो जाए, 2 1 आ जाए, बस ये दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब 4 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, 1 3 आ जाए, 2 2 आ जाए, और 3 1 आ जाए। ये वाला तो 2 2 तो आ ही नहीं सकता सेम नंबर। तो टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो 4 केस हमारे फेवरेबल केसेस हो गए। अपॉन में नीचे थर्ट टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, 30। तो इसलिए यहां पर हमारे पास आ गया 2/50। समझ गए। सी पे चलते हैं अब हम। सी पे उसने हमसे क्या कहा है निकालने के लिए, सी पे उसने कहा है द सम ऑफ नंबर इज 4, सम ऑफ नंबर इज 4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, सम इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी 4 आने के लिए हमने अभी निकाला, ये निकाल के आपको दिखाया था। तो 4 आने की फेवरेबल चांसेस कितने हैं, 2, और नीचे टोटल कितने आ गए, 30, इज इक्वल टू 1/50।
डी पार्ट, सॉरी कैपिटल डी है। डी में क्या कहा है उसने हमसे कि सम ऑफ नंबर इज 7, सम ऑफ नंबर इज 7। दो डाइस जो हमने उछाली उसका सम इज इक्वल टू 7 आ जाए। अब 7 की क्या पॉसिबिलिटीज है आप सोचो। दो डाइस पे 7 की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 6 आ जाए, 2 5 आ जाए, 3 4 आ जाए, 4 3 आ जाए, 5 2 आ जाए, और 6 1 आ जाए। सबके सब ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि किसी पे भी सेम नंबर नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए आपके? 6/30, यानी कि आपके हो गए 3/15। चलिए मैच कर लेते हैं। हमारा आंसर किससे मैच कर रहा है? ए की वैल्यू आई 0, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आई है 0, तो ए की वैल्यू आई 0, यानी ए हो रहा है इससे मैच, ए फर्स्ट से मैच हो रहा है। फिर बी वाले पोर्शन की, ये हमारी बी की वैल्यू आई है हमारी 2/15। 2/15 मतलब ये हमारा मैच हो रहा है इससे, ठीक। फिर नेक्स्ट सी पे वैल्यू आई है 1/15, और डी पे वैल्यू आई है 3/15। 1/15 और 3/15, तो सी के लिए हुआ ये 1/15 और डी के लिए हुआ 3/15। तो ऑप्शन देखो, ए से 1, 1 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। फिर बी जा रहा है थर्ड पे, बी आ जा रहा है थर्ड पे, तो वो सिर्फ इसमें जा रहा है, इसमें बी थर्ड पे नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यहाँ लिख देंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। अगर आप ये एक पेज में ये वाला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ये देखिए, मैं आपके लिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 पेज में दिखा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इस वीडियो के लेक्चर आखिर में आपको सबका 1 1 पेज का व्यूज दे दूंगा, उससे आप उसके स्क्रीनशॉट भी इजीली ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा समझने की बस जरूरत है। इसमें एक फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, ये उसने ए बाई बी कह सकते हो, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ई। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इस फॉर्मूले का इसमें यूज होने वाला है। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला, इन दोनों का आज हम यहाँ पर यूज करेंगे। उसने हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया, बी दे दिया, और ये हमसे उसने ये भी दे दिया, और ये हमसे उसने पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं, इनमें ये वैल्यूज हम रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो रखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 0.6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दी है? 0.8। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई 0.8। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल कम्स टू यू 0.48। ठीक है।
तो ये हमारा काम हो गया। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि उसने हमसे ये पूछा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये दी है, और इंटरसेक्शन आपने ये निकाला है। ये इस फॉर्मूले में रख देंगे। 0.4 प्लस 0.8 माइनस 0.48, इसको आप कैलकुलेट कर ही लोगे। ठीक है, 0.4 इनको ऐड कर लोगे, इससे सब्सट्रैक्ट कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.72। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका ये आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत आसान है। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। इस बार क्या है, एक डाइस को हम 3 बार उछालते हैं, एक ही डाइस है 3 बार उछालते हैं। इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। ए और बी जो है, ए और बी इवेंट क्या क्या है वो दिया गया है। ए क्या है, 6 ऑन द थर्ड रो, थर्ड थ्रो, थर्ड तीसरी थ्रो में जब हम उछालते हैं तो 6 आए। बी इवेंट क्या है, 4 ऑन द फर्स्ट रो, जब हम डाइस को पहली थ्रो में उछालते हैं तो 4 आए, दूसरी थ्रो में 5 आए। अब पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये हम निकाल देंगे। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से समझेंगे कि जब एक ही थ्रो को, एक ही डाइस को हम 3 बार उछाल रहे हैं, तो पहले एक डाइस पे कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 6। अब उसने क्या कहा, पहले थ्रो में आ जाए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ए बी हो और बी बी हो। इसका मतलब क्या है, जो लिखा है, पहली थ्रो में 4 आ जाए, सेकंड थ्रो में 5 आ जाए, और थर्ड थ्रो में 6 आ जाए। तो इनकी पॉसिबिलिटी क्या है, पहली थ्रो में 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरी थ्रो में 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तीसरी थ्रो में 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। क्योंकि 6 आने की भी एक ही तो पॉसिबिलिटी है कि 6 आ जाए, और तो कुछ है ही नहीं। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया, बी में क्या है, पहली थ्रो में 4 आ जाए 1/6, दूसरी थ्रो में 5 आ जाए, 5/6 मत कर देना, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, 1/6, और थर्ड थ्रो में कुछ भी आए। क्योंकि यहाँ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एक ए से हमें कोई मतलब नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में क्या है, फर्स्ट में 4 आए, सेकंड में 5 आए, थर्ड में कुछ भी आए। ठीक है, थर्ड में आपका कुछ भी आए, कुछ भी मतलब 6/6। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया 1/216, और ये आपके पास हो गया 1/36। अब इसको हम यहाँ पर रख देंगे। ये वैल्यूज जो हमने निकाली, ये कितना हो गया, 1/216, 1/36। तो दिस विल इज इक्वल टू 36/216 इक्वल टू 1/6। 1/6 किसका आंसर है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू इवेंट है एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दो इवेंट हैं, such that probability of x 1/3, probability of y is n, and probability of occurrence at least one event is ये, probability of occurrence at least one event is 0.8। इसका मतलब क्या है, उसने हमें दे दिया probability of x union y is equal to 0.8। x union y का मतलब क्या होता है, कि कम से कम एक probability अकर करे, पॉसिबिलिटी हो, तो वो हमें हो गई 0.8।
इफ द इवेंट आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, उसने हमें दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, देन द वैल्यू ऑफ एन इज, एन की वैल्यू उसने निकलाई। फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना दिया है, 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना है, 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितना है, n प्लस ये किसका है, इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल है, तो प्रोडक्ट हो गया 1/3 इंटू एन। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और हमारे एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू 1/3 प्लस एन, और सॉरी यहाँ पर है ना माइनस आएगा इस फॉर्मूले में, और यहाँ पर भी आपका माइनस आ जाएगा, -n/3। इसको हमने सॉल्व किया तो 1/3 प्लस एलसीएम लिया 3, तो यहाँ आ गया 2n। ठीक है, 2n को उधर ले जाओ, 2n/3 इज इक्वल टू 1/3। हाँ ये हो जाएगा 0.8 -1/3, एलसीएम लिया 3, तो दिस इज 2.4 -1 इज इक्वल टू 1.4/3, तो दैट इज n इज इक्वल टू 1.4/3 मल्टीप्लाई 3/2, 3 से 3 कट गया, दैट इज इक्वल टू 0.7 इज इक्वल टू 7/10। तो ऑप्शन कौन सा सही आ गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन से हमें बस घबराना नहीं है, उसको पढ़ना है, समझना है और करना शुरू कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो सीयूईटी में 2024 में आया हुआ। ये हमारा है ए और बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसने पहले ही दे दिया ए और बी आर टू इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये उसने हमें दे दिया। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5, प्रोबेबिलिटी बी इज 4/9, तो इनको मैच कर। चलिए समझते हैं। सबसे पहले उसने हमसे क्या पूछ लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की कितनी दी है हमें, 3/5 और 4/9। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसने हमें कितना दिया है, 3/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उसने हमें कितना दिया है, 4/9। तो दिस विल इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई 4/9, दिस विल बी, 3 से ये कट गया, 3 आ गया, 4/15। ठीक है, तो ए पार्ट हमने कर लिया। ए पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो हमने ये निकाला। फिर बाद में मैच कर लेते हैं, है ना। अभी क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर। तो बी में उसने हमसे क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन की वैल्यू अपने अभी निकाली, 4/15, बी उसने हमें दिया है 4/9, तो दिस इज 4/15 मल्टीप्लाई 9/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3, 3 × 9, और 3 × 5 = 15, तो दिस विल कम्स टू यू 3/5। सी पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, सी पार्ट में उसने हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी। इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी। ये एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखेंगे, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर होगा, और दिस इज इक्वल टू 1 - ये आपने अभी निकाला,
3/5, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 2/5। डी, लास्ट वाला। इसमें उसने हमसे क्या पूछा है? इसने पूछा है डी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट उसने हमसे पूछा। तो इसका भी हम एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। समझ गए ना? यहां मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या होता है? 1 - ए यूनियन बी। तो ये किसके इक्वल हो गया? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप पहले से ही जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अभी हमारे पास थी, ये 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/9 माइनस इंटरसेक्शन की थी 4/15। तो दिस इज 1 - 35/45। दिस इज 10/45। दिस इज 2/9। चलिए अब चेक कर लेते हैं क्या है। ए पार्ट की वैल्यू हमारी आई है 4/15। ए पार्ट की हमारी वैल्यू आई है 4/15। तो ए पार्ट की वैल्यू आई है हमारी ये 4/15। देन बी पार्ट की वैल्यू हमारी आई है 3/5। बी पार्ट की वैल्यू आई है हमारी ये 3/5। सी पार्ट की वैल्यू आई है हमारी 2/5 और डी की आई है 2/9। 2/5 और 2/9। सी की आई है 2/5 ये, और डी की आई है 2/। तो ए हमारा किससे मिल रहा है? 2 से। तो यानी कि ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। ये सही नहीं है क्योंकि ए यहाँ 3 को कर रहा है। अब बी किससे मैच कर रहा है? 3 से। तो बी 3 से इसमें भी मैच कर रहा है, बी 3 से इसमें भी कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, तो ये खत्म हो गई पॉसिबिलिटी। अब सी देखो, सी किससे मैच कर रहा है? फर्स्ट से। तो सी बी में मैच कर रहा है फर्स्ट से, इसमें फोर्थ से, यानी ये खत्म हो गई। तो बाकी क्या बचा? हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर फाइनल में? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, होपफुली आपको ये सब, ये वाला जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, आप सभी जानते हैं कंपैरेटिवली काफी टफ है। इसको मैंने बहुत देर आराम से समझाने की आपको कोशिश करी है। 1 पेज में मैं आपको दे देता हूँ, ये देखिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये पहला पेज, पेज नंबर 1। आप इसका लेकर के स्क्रीनशॉट से बड़ा करके भी पढ़ सकते हैं। देन आपका पेज नंबर 2। देन पेज नंबर 3, उसका सॉल्यूशन। देन पेज नंबर 4। देन पेज नंबर 5। देन पेज नंबर 6। देन क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने स्टडी किया आज। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9।
And at last, question number 10. ओके, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मैंने अपना फोन नंबर इस पे दिया हुआ है, आप उस पर 7503287904 इस पर आप व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो में प्रॉबिलिटी समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।